बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे व्यंजनों के बारे में कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने हैं और व्यंजन के भेद कितने हैं। ठीक है, मतलब व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए कि आपका व्यंजन का कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा पूरा ज़रूर देखें। देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इस और इनकी संख्या की बात करी जाए तो व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के। और स्वर कितने प्रकार के थे? 11 प्रकार के। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। ठीक है, जब तक व्यंजन स्वर का सहारा नहीं लेता है या स्वर को जब तक उसके स्वर नहीं होता है उसमें, तो जब तक उसे किससे व्यक्त किया जाएगा? हलंत से। देखो, इसे आप आगे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। व्यंजन के भेद की बात करें तो व्यंजन के भेद कितने हैं? इनके भेदों के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के भेद 3 हैं। कितने भेद हैं व्यंजन के? 3। कौन कौन से? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखना कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नाम पूछे कौन कौन से भेद होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में कौन से होते हैं? तो देखिए, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें क से लेकर माँ तक आपके जितने व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। ठीक है, और ये कितने होते हैं? 25। बच्चों, अगर जैसे स्पर्श व्यंजन में सीधा ही पूछ लेते हैं 25 हैं, तो इसे आप याद करने के लिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे आप याद कर लेना इस फॉर्मूला के माध्यम से। क च ट त पो। ठीक है, ये कचट तप है ना, ये आपका स्पर्श व्यंजन है पूरा। का में आ जाएगा आपका का वर्ग पूरा, चा में आ जाएगा आपका चा वर्ग। ठीक है, टा में आ जाएगा टा वर्ग और ता में आ जाएगा ता वर्ग और पा में आ जाएगा पा वर्ग। ये आपके जो 5 वर्ग हैं ये क्या कहलाते हैं? ये स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? या र ल व। अंतस्थ व्यंजन कौन से हो गए? य र ला व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर इनकी संख्या पूछते हैं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 4। ऊष्म व्यंजन श श स ह, ये क्या हो गए हमारे? ऊष्म व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है? 4। तो हम पहले जानते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। ये आपको पता चली गया कि स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था, कचट तप। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। और इनमें कितने होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5-5 के हिसाब से कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 भाग आपस में जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। याद करने का एकमात्र सूत्र कचट तप। ठीक है, का में देखिए, जैसे कि क ख ग घ ड़ च छ च छ ज ज ज ड़ टा ठ ड ढ ढ ता थ द ध न पा फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन, आपने देखा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। ठीक है, अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है,
वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। अब तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गरम। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से बाष्प भाप के रूप में जब बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त वर्ण। तो देखिए संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। कभी कभी बच्चों सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि छ किन संयुक्त वर्णों से मिलकर बना है, त्रा किस संयुक्त वर्णों से मिलकर बना है, और ज्ञा या र किस से मिलकर बना है। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं और कौन सा संयुक्त वर्ण किस किस वर्ण से मिलकर बना है। तो देखिए क्षत्रिय, छ, त्र, ज्ञा और र, ये हमारे 4 संयुक्त वर्ण हैं। ठीक है, 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब छ किससे बना है, तो देखिए का के नीचे हलंत प्लस श, स के नीचे हलंत, ये हमारा किससे बना है, क प्लस श। त्रा की बात करी जाए, त्रा, तो देखिए त प्लस र। ज्ञा की बात करी जाए, ज धन, तो बच्चों जैसे हम देख रहे थे छ, इसका जो छा क्षत्रिय वाला, अभी सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी, तो वो अब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो संयुक्त वर्ण है वो किससे मिलकर बना होगा, का के नीचे हलंत प्लस 66 कोण। ठीक है, आप याद रखना सा के नीचे हलंत नहीं है। त्र, त्रा का होगा ता के नीचे हलंत प्लस राधन हलंत। ठीक है, इसमें दोनों के नीचे हलंत है। ज्ञा, ज्ञा का होगा जा के नीचे हलंत प्लस अड़ा। स्रा, सा हलंत प्लस र हलंत, रा के नीचे भी हलंत है और शा के नीचे भी हलंत है। तो इन चारों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। कंपटीशन में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, रीट किए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि छा संयुक्त वर्ण का निर्माण किन वर्णों से हुआ है, स्रा का किससे हुआ है, ज्ञा का किससे हुआ है, त्रा का किससे हुआ है, और इन हलंत में आपको कंफ्यूज कर देंगे वो। तो आप हलंत को लेकर एकदम क्लियर रहना कि हलंत कौन सा हलंत किस पे आएगा। ठीक है, त्रा और स्रा के नीचे दोनों के नीचे हलंत है, जबकि छा और ज्ञा में पहले में हलंत है। ठीक है, क हलंत प्लस शा, ज हलंत प्लस ड़ा। अयोग व वर्ण। अभी क्वेश्चन आ जाता है अयोग व वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिए अयोग व 2 प्रकार के हैं, और वो कौन कौन से हैं, अ और अंग। ठीक है, अनुसार और विसर्ग, ये 2 हमारे कौन सी, ये दोनों ध्वनि, ये दोनों वर्ण कौन से उसमें आ जाते हैं, अयोग व धन, अयोग व में आ जाते हैं। तो इनको आप याद रखना। अयोग वह वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, अंग और अंगे। ठीक है, वे वर्ण जिनका योग ना होने पर भी साथ साथ चलते हैं और जो ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन है, वो अयोग व वर्ण कहलाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है किसी भी कंपटीशन में कि वह कौन सा वर्ण है जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो वो कौन से हैं, अयोग व वर्ण हैं वो। ठीक है, वे कौन से वर्ण हैं जो ना स्वर हैं ना व्यंजन नहीं कहलाते, जो ना स्वर हैं, तो वो कौन से अयोग व वर्ण, वे वर्ण हैं जो ना तो स्वर होते ना व्यंजन होते। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, अंग और अंग। कभी एक सीधा क्वेश्चन आ जाता है, मैं कंपटीशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि हिंदी शब्दकोश की शुरुआत किन इन वर्णों से मानी जाती है। तो देखिए सीधा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि हिंदी शब्दकोश की शुरुआत किन वर्णों से मानी जाती है, अंग से। अंग, 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 जी इस तरह से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब देखेंगे उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त वर्ण किसे कहते हैं, जिन ध्वनि के उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, उच्छिप्त वर्ण किसे कहते हैं, जिन ध्वनि के उच्चारण में जीवा
मूर्धा मूर्धा यानी कि ऊपर के भाग को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। डा और डा, ठीक है, डा डलिया और डा ढक्कन वाला, ये दोनों किस में आ जाते हैं, हमारे उच्छिप्त वर्ण में आ जाते हैं ये। यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। तो देखिए बच्चों, इस बात को भी आप याद रखना, अगर शब्द की शुरुआत में ही इन वर्णों से डा और डा से शुरुआत हो रही है तो उनके नीचे बिंदु नहीं आएगी हैं, और अगर ये बीच में दिए गए हैं तो इनके नीचे बिंदी आएगी। तो ये आपको जो शुद्ध अशुद्ध शब्द में आते हैं तो उसके हिसाब से ये नियम आपको बहुत काम आएगा। इस पॉइंट को आप याद रखना। अगर किसी भी वर्ण की शुरुआत, किसी भी शब्द की शुरुआत इन दो वर्णों से होती है तो उस वर्ण के नीचे उस समय इसमें बिंदी नहीं आएगी, बिंदु नहीं आएगा। अगर ये बीच में होगा तो बिंदु आएगा, ठीक है। जैसे कि डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली, तो देखिए इसमें कहीं भी डा के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ढोलक में किया है, ना डलिया में, ना ढक्कन में। अगर इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये शब्द गलत हो जाएगा। यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। तो इन दोनों नियमों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। पहला, अगर इनसे शुरुआत होगी तो बिंदु नहीं आएगा नीचे, और दूसरा, अगर इनसे पहले आधा वर्ण आएगा तो भी लिखते समय इसमें कोई बिंदु नहीं आएगा। जैसे कि देखिए पंडित, पंडित में ड आधा है तो इसके नीचे कोई बिंदी नहीं है। बुड्ढा, बुड्ढा में देखिए इसके नीचे कोई भी बिंदी नहीं है। अड्डा में नहीं है, खंड में नहीं है, मंडल, और ये इसके एग्जाम्पल है। उपयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, ठीक है। इन दो नियमों के अलावा और कोई भी स्थिति हो उसमें इनके नीचे बिंदु आता है, जैसे कि पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारी व्यंजन के जो भेद हैं सारे आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर आप ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।